हाँ जी साहब, कंप्यूटर की कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है संभव जैन और अपन क्लास नंबर 6 शुरू कर रहे हैं साहब। पहला सवाल है इसमें, जो कॉलेज कैंपस होता है भाई साहब, कॉलेज कैंपस तो होता ही है, तो जो वहाँ कॉलेज है पूरी उसकी जो बिल्डिंग है, उसमें इंटरनेट चलाने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल होता है? तो देखो, कॉलेज कोई भी होगा तो वो लोकल लेवल पे होता है भाई। एक कॉलेज एक लोकल लेवल पे तो चलता है कोई भी कॉलेज, तो उसमें जो नेटवर्क इस्तेमाल होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको कहते हैं लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। जब कोई लोकल लेवल पे ही अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो लोकल वाला ही, लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर पर ही लोकल एरिया नेटवर्क से कॉलेज बिल्डिंग में नेटवर्क चल जाएगा साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से टीवी पर स्क्रीन शेयरिंग के लिए सक्षम बनाता है? यानी आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन जो है वो टीवी पर आने लगे, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोगों को ये बात तो देखो पता होनी चाहिए, अगर आपके घर में टीवी वगैरह होगी और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन टीवी पर लाते होगे तो उसके लिए मीरा कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आपके घर में टीवी होगी तो आपको पता होगा, मीरा कास्ट से हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को टीवी पे ले आते हैं। किससे? मीरा कास्ट से। तो इस मीरा कास्ट इसका आंसर हो जाएगा साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सवाल अच्छा है। इसमें पूछा गया है कि जो टीसीपी और आईपी मॉडल होता है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी टीसीपी आईडीपी मॉडल के बारे में कई सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अब मैं आपको थोड़ी सी पहले जानकारी दे दूं तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जो अपना ओएसआई मॉडल होता है, ओएसआई मॉडल, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा कि ये क्या होता है, आगे के प्रश्नों में आएगा। इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। क्या लेयर्स होती हैं? तो जो पहली लेयर है, यानी फर्स्ट जो लेयर है, उस फर्स्ट लेयर का क्या नाम है? उस फर्स्ट लेयर का नाम होता है फिजिकल लेयर। क्या होता है? फिजिकल लेयर। पहली जो लेयर होती है उसको कहते हैं फिजिकल लेयर। और जो दूसरी लेयर है, सेकंड जो लेयर है, उसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर। कई तरह की लेयर्स होती हैं, ये पूरा लेयर का चैप्टर, मतलब लेयर का सवाल अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ओएसआई मॉडल क्या है ये भी अभी बताया जाएगा। लेकिन अगर लेयर की बात की जाए तो ओएसआई मॉडल में पहली लेयर होती है उसको कहते हैं फिजिकल लेयर, और जो दूसरी लेयर होती है वो होती है डेटा लिंक लेयर। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस थे। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो गलत है वो कौन सा गलत है? ये वाला। क्यों गलत है? इसमें लिखा है कि डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की पहली लेयर है। ऐसा नहीं है, पहली जो लेयर है वो तो फिजिकल लेयर है, ना कि डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक तो दूसरे नंबर की होती है, ना कि पहली। तो ये जो बी स्टेटमेंट है, ये वाला, ये स्टेटमेंट जो है वो, कथन जो है वो गलत है, इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक। ओएसआई मॉडल क्या होता है, इसकी कई सारी लेयर होती है, वो अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद अभी आपको सब कुछ बताया जाएगा। एक प्रश्न इसमें ऐसा रखा गया है। आगे देखते हैं पहले अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पर कई सारी टेक्नोलॉजी दी हुई है और वो टेक्नोलॉजी क्या क्या करती हैं उससे जुड़ा हुआ ये मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैच करना है, सुमेलित करना है। HTML सभी जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML जो होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या करता है? ये जो भी वेब पेज है, मैं आपको पहले समझा दूंगा तो आसान हो जाएगा। वेब पेज का जो भी कंटेंट बनता है, जैसे कोई वेबसाइट बननी है, वेब पेज बनना है, उसका जो भी कंटेंट बनेगा उसका ये स्ट्रक्चर तैयार करता है। पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है HTML का। ठीक है। वेब पेज के कंटेंट का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो बनाएगा HTML। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके। अब बात करते हैं CSS की। ये क्या चीज़ है? पहले इसकी फुल फॉर्म बता दो। इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। क्या लिख दे रहा हूँ? भाई इंग्लिश एक तो बहुत घटिया है अपनी। कैस्केडिंग स्टाइलिंग स्टाइलिंग शीट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है CSS की। और ये काम क्या करता है? तो ये भी वेब पेज से ही रिलेटेड काम करता है, लेकिन वेब पेज के जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनको स्टाइलिश बना देता है। स्टाइलिश यानी स्टाइलिंग है ना, स्टाइलिश बनाने का मतलब उसमें कलर वगैरह डाल देगा अच्छे, तो ये वेब पेज को स्टाइल देता है, एक स्टाइलिश बना देता है। ठीक है साहब। HTML क्या कर रहा था? वेब पेज के कंटेंट का स्ट्रक्चर बना रहा था। CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइलिश शीट क्या करता है? ये स्टाइलिश बना देता है वेब पेज को। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या करता है?
ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये भी वेब पेज से ही संबंधित है। ये वेब पेज में इंटरएक्टिविटी जोड़ देता है। इंटरएक्टिविटी यानी अलग अलग वेब पेजों में कोई एक साथ कुछ कॉमन बना के इंटरएक्टिविटी उसमें जोड़ देता है। क्या करता है? जावा स्क्रिप्ट का क्या काम हो गया? इंटरएक्टिविटी जोड़ना। सीएसएस का क्या काम था? वेब पेज में स्टाइल मारना। एचटीएमएल का क्या काम था? वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाना। अब आखिरी बचता है एसक्यूएल। ये जो एसक्यूएल है इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड, देखो फुल फॉर्म में हर एक चीज़ की इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि पेपर में लगातार फुल फॉर्म आ जाती है। स्ट्रक्चर्ड, क्यू से इसका हो जाता है दोस्तों, क्यू से क्वेरी, क्वेरी, एल से हो जाता है लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है लैंग्वेज। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना बस। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। इसका जो काम होता है वो होता है पूरा जो वेब पेज है उसको उसके डेटाबेस को मैनेज करना। एसक्यूएल का जो काम होता है वो होता है एक तरीके से पूरा जो डेटाबेस है वेब पेज का डेटाबेस उसको मैनेज करना, प्रबंधित करना, उसको मैनेज करना। तो ये आपने चारों चीज़ों का काम समझा। HTML का काम क्या हो गया? वेब पेज के कंटेंट का स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। CSS का क्या हो गया? वेब पेज का जो स्टाइल देता है वेब पेज को। जावा स्क्रिप्ट वेब पेज के इंटरएक्टिविटी बनाता है वेब पेज की। और SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये पूरे वेब पेज के डेटाबेस को मैनेज करता है, प्रबंधित करता है। ओके, तो बिल्कुल अब चीज़ें आपके सामने ऑप्शन है, अब देखो मिला लेंगे। सबसे पहले कहा है इंटरएक्टिविटी करनी है, तो इंटरएक्टिविटी कहाँ थी? इंटरएक्टिविटी ये थी, यानी जावा स्क्रिप्ट के सामने हो जाएगी इंटरएक्टिविटी। सी का हो गया आपका पहला। फिर उसके बाद क्या है? स्टाइल वाला है, आप देख रहे हो स्टाइलिश वेब पेज, तो स्टाइलिश कहाँ गया? ये गया। स्टाइलिश मतलब आपका CSS, तो बी के सामने क्या हो जाएगा? दूसरा स्टाइलिश, तो बी के सामने हो गया सेकंड। फिर आगे है स्ट्रक्चर बनाना, ये स्ट्रक्चर बनना है, स्ट्रक्चर बनना है तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका ये गया, तो HTML का सामने हो जाएगा तीसरा नंबर। ओके, और आखिरी जो बच गया वो बच गया SQL। ये क्या करता है? पूरा मैनेज करता है, प्रबंधित करता है। तो ये लिखा मैनेज डेटाबेस, तो ये हो गया आपका डी के सामने चौथा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो रहा है? 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 3 2 1 4, ये डी इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई सारी चीज़ें? तो चीज़ें आप जब समझ जाओगे तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने आसान हो जाएंगी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल पूछा गया है कि जो TDMA होता है, TDMA और जो CDMA है, TDMA और CDMA, इनके बीच में अंतर कौन सा है? ये चार आपके सामने ऑप्शन दिए हैं तगड़े तगड़े, इनमें ऐसा कौन सा अंतर है जो TDMA और CDMA के बीच में है? तो मैं आपको देखो पहले जानकारी दे दूंगा तो आसान हो जाएगा। जो TDMA होता है और जो CDMA होता है, इसकी फुल फॉर्म समझो। सबसे पहले समझते हैं TDMA की फुल फॉर्म। TDEMA, TDMA मतलब टाइम डिवीज़न, यार डिवीज़न की स्पेलिंग है डिवीज़न, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये आपका हो गया टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस TDMA। और जो हमारा CDMA होता है उसको भी समझ लेते हैं। फुल फॉर्म देखो बहुत ज़रूरी है। जो CDMA होता है वो होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, दोनों चीज़ें सेम है। TDMA में टाइम डिवीज़न होता है, CDMA में कोड डिवीज़न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि TDMA टाइम के बेस पे चलेगा और CDMA कोड के बेस पे चलेगा। ठीक है, TDMA में टाइम की वैल्यू है, CDMA में कोड की वैल्यू है। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर होता है कि TDMA जब भी इस्तेमाल होगा तो टाइम की वैल्यू पर आधारित होगा और CDMA जब भी इस्तेमाल होगा तो किसी स्पेशल कोड की वैल्यू पर इस्तेमाल होगा। तो इसमें ये जो महत्वपूर्ण अंतर पूछा गया था TDMA और CDMA में, वो यही अंतर है जो कि आपने समझा टाइम और कोड वाला। तो आपका इसका जो आंसर है वो ये है डी वाला। डी में क्या लिखा है? TDMA यूज डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, ठीक है, और CDMA यूज यूनिक कोड्स। यही अंतर है, यही इसका आंसर है। TDMA के लिए टाइम का इस्तेमाल है और CDMA के लिए कोड का इस्तेमाल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों की फुल फॉर्म भी बताइए, पूरी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में एक्स्ट्रा नॉलेज भी घुसती रहे। अगला सवाल है HTTP और HTTPS, इन दोनों में क्या अंतर है? HTTP और HTTPS, इसमें अंतर पूछा गया है। तो वही पहले थोड़ी सी नॉलेज ले लो तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं
HTTP को और फिर समझेंगे अपन HTTPS को। HTTP तो आप देखो जानते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तो आपने सुना भी होगा कई बार। ये PS यहाँ नया जुड़ गया, इसका मतलब क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो HTTP तक सेम रहता है। S का मतलब होता है सिक्योर। S का मतलब क्या है? सिक्योर। तो ये जो सिक्योर है इसका मतलब होता है सुरक्षा, सिक्योरिटी। HTTPS और HTTP में जो सबसे बड़ा अंतर है वो सिक्योरिटी का है। HTTP प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी नहीं होती, जबकि HTTPS में पूरी तरह से सुरक्षित यानी सिक्योरिटी वाला डेटा होता है। ये पूरी तरह से यानी सुरक्षित है, इसका मतलब है ये एनक्रिप्टेड है। आपने सुना भी होगा कि हमारे मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप पे भी होते हैं ना। एनक्रिप्टेड का मतलब कि दो लोगों के बीच में बातें हो रही है, वो तीसरा कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन लगी हुई है साहब। तो एस का मतलब है सिक्योर। HTTPS पूरी तरह से सिक्योर है और ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ये जो सिक्योर होता है ये जो सिक्योर है वो इसलिए सिक्योर है क्योंकि ये स्पेशल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। इसके पास एक अलग से प्रोटोकॉल दिया गया है जिसको कहते हैं SSL प्रोटोकॉल या फिर TLS प्रोटोकॉल। इस HTTPS के पास सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इंतज़ाम होते हैं क्योंकि इसके पास दो तरह के हथियार हैं। कौन कौन से हथियार हैं? एक है SSL प्रोटोकॉल और एक है TLS प्रोटोकॉल। इसीलिए ये HTTPS नामक जो प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर नामक जो प्रोटोकॉल है, वो बहुत सुरक्षित है क्योंकि इसके पास SSL और TLS जैसे दो हथियार हैं। समझ गए? ये जो HTTP है ऊपर वाला, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और ये बिल्कुल भी एनक्रिप्टेड नहीं है। ये आपने समझ लिया। अब देखो सवाल, HTTP और HTTPS के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है साहब। पहला है कि HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को एनक्रिप्ट करता है। बिल्कुल बताया ना मैंने, HTTPS सिक्योर है, इसका मतलब है एनक्रिप्ट है। एनक्रिप्ट अभी समझाया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया क्योंकि HTTPS तो हमारा एनक्रिप्ट है, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। ये आपको लग रहा होगा कि यार बिल्कुल सही बात है, लग रहा होगा आपको कि अभी संभव भैया ने बताया कि HTTP तो कम सुरक्षित है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि कम सुरक्षित है, मैंने आपको ये कहा था कि HTTP बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ लग रहा था सवाल था कम सुरक्षित, और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि कम नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, HTTP जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी एनक्रिप्टेड नहीं है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत हो गया। अगला सवाल, अगला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि HTTPS SSL और TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या समझाया, यहाँ पर समझाया है कि HTTPS के पास दो तरह के हथियार हैं, SSL और TLS। लिखा है कि नहीं लिखा? तो देखो HTTPS SSL और TLS प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, तो ये दोनों हथियार हैं इस पर, बिल्कुल है, सही बात है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट ये है कि HTTP और HTTPS को बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि HTTPS सिक्योरिटी देता है, HTTP सिक्योरिटी नहीं देता है, तो हम दोनों एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं कर सकते। दोनों का काम ही अलग अलग है। ये जो S वाला है ये सिक्योर है, ये वाला सिक्योर नहीं है। तो जब दोनों का काम अलग अलग है तो दोनों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं कर सकते। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सही पूछा था, इसमें कौन से कथन सही पूछे हैं? तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो केवल 1 और 3 सही हैं इसमें। तो ये आंसर हो जाएगा 1 और 3, डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? अब तो आपको खूब नई नई चीज़ें मिल रही होंगी। अगला सवाल देखते हैं, फिर तगड़े तगड़े सवाल आ रहे हैं। एक तरफ लिखे हुए ये तगड़े तगड़े ऑप्शन और दूसरी तरफ इसकी मैचिंग करनी है। ये सब मैचिंग लिखी हुई है, तगड़े तगड़े सवाल हैं, लेकिन इनको आप कर सकते हो। रे टॉमलिंसन, ये पिछली वीडियो में आपने सुना होगा ये नाम। रे टॉमलिंसन ने क्या किया था, याद आ रहा है? रे टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज की थी, याद है कि नहीं याद है कि भूल गए? पिछली क्लास में बताया था। और टिम बर्नर्स ली का ये तो देखो पता ही होगा कि इन्होंने
वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की है। तो रे टॉमलिंसन ईमेल से संबंधित है, टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू से संबंधित हैं। तो यही आप चाहो तो यहीं से भी ऐसे आंसर निकल सकता है। ये सब चीज़ें आंसर में मिल जाती हैं कि किसने, मतलब कहते हैं ना एलिमिनेशन से, या देखो जैसे रे टॉमलिंसन के सामने ईमेल है, तो ईमेल कहाँ है इसमें? ईमेल, 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 ये गया देखो, ये ना ईमेल, ईमेल खो जाता, ईमेल से संबंधित हो जाएंगे रे टॉमलिंसन। तो सी के सामने यहाँ तीसरा बैठ रहा है, तीसरे पे ये गए और तीसरे पे यहाँ, और सी पे ही अपना ईमेल है, तो तीसरे के सामने सी बैठ जाएगा, सी 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 के सामने ये तीसरा बैठ जाता है। नहीं 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 नहीं, इसमें है ना, ये देखो सही बैठ रहा है ना, 3 का सी, 3 के सामने सी हो गया। मैं थोड़ा, मुझे लगा इसका ये है, ऐसा नहीं है। तो 3 का साथ सी का मैच है, 3 के साथ सी का मैच है। तो ऐसे आप मैच करके भी कर सकते हो, हालांकि मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको, जिससे आप अपने हिसाब से मैच कर लेना। मेरा आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो आपने 2 चीज़ें तो समझ ली, अब 3, ये अपारनेट क्या है, इथरनेट क्या है और X25 क्या है, ये भी मैं समझा दे रहा हूँ। मैचिंग आप लोग खुद ही कर लोगे। इसका मैं PDF तो भेज ही देता हूँ, तो खोपड़ी लगा के खुद तो मैच कर लोगे, मैं एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। ये जो अपारनेट है, ये क्या था? ये दोस्तों इंटरनेट का एक प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर का मतलब होता है इंटरनेट से पहले आया, इंटरनेट से पहले आया था ये, इंटरनेट का ये पूर्ववर्ती हो जाएगा। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, प्रिकर्सर कहते हैं वैसे इंग्लिश में। मतलब इंटरनेट से पहले हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते थे वो करते थे अपारनेट। इंटरनेट से पहले अपारनेट का इस्तेमाल होता था, और ये 1969 में स्टार्ट किया गया था। अपारनेट 1969 में अमेरिका ने इसको स्थापित किया था, स्टार्ट किया था। अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकी रक्षा विभाग है जो, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था अपारनेट को 1969 में। इसके बाद हमने समझा ईथरनेट। ईथरनेट क्या चीज़ होती है? ईथरनेट एक तरीके से ये भी इंटरनेट को चलाने के लिए ही था। ये 1973 में स्टार्ट किया गया था, 1973 में। और इसको शुरू किया गया था दोस्तों ज़ेरॉक्स पार्क के द्वारा। ज़ेरॉक्स पार्क, PARC, 1973 में ज़ेरॉक्स पार्क के नामक व्यक्ति ने इसको ज़्यादा फेमस किया। हालांकि अगर ये पूछा जाए कि इथरनेट का विकास किसने किया, दोनों चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। इसीलिए विकास इसका इथरनेट का 1970 में हुआ था, रॉबर्ट मैटकैल्फी नाम के व्यक्ति ने। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि रॉबर्ट मैटकैल्फी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ईथरनेट को स्टार्ट करा दिया। लेकिन मुख्य भूमिका जो बाद में निकल के आई वो ज़ेरॉक्स पार्क की आई, क्योंकि इन्होंने फेमस करा दिया इसको, इस पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया था। ईथरनेट होता क्या है? तो एक तरीके से ये दोस्तों एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसके माध्यम से हम कई सारे जो डिवाइसेस होते हैं उसको कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे प्रिंटर है, फिर मॉनिटर है, या फिर और अलग अलग तरह के कंप्यूटर हैं, और उसी एरिया में कोई दूसरा कंप्यूटर लगा है, तो सभी में इंटरनेट चल सके, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए ईथरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 1970 में रॉबर्ट मैटकैल्फी ने ईथरनेट का विकास किया था, और 1973 में ज़ेरॉक्स पार्क के द्वारा इसको फेमस कराया गया। ये आपने समझ लिया ईथरनेट। रे टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज की, टिम बर्नर्स-ली ने WWW की खोज की। अब बचता है X25। तो X25 दोस्तों एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो फ़ोन लाइनों के इस्तेमाल के लिए होता है। जो फ़ोन लाइन होते हैं, हमारे टेलीफोन्स होते हैं, तो फ़ोन लाइन्स का यूज़ करके, टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करके जो टेक्निकली जो चीज़ नेटवर्क में इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं X25। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो फ़ोन लाइन का यूज़ करता है। तो ये आपने पाँचों चीज़ें समझ ली। अब आप सेम ये सारी चीज़ें थी वो मैचिंग में निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। हमने इसीलिए ये पूरा एक एक करके लिखवाया भी है, ताकि अगर आप स्वयं भी देख के स्वयं भी इसको जब पढ़ेंगे PDF को, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये रहा, ये रहा। अगला सवाल ये है कि कौन सा उपकरण कंप्यूटर की जो पावर होती है उसको टेलीफोन प्रणाली से जोड़कर इंटरनेट तक पहुंचाता है। यानी कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ेगा और हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा देगा वर्ल्ड लेवल पे। तो ये सभी जानते हैं इसका आंसर। अगर आप कंप्यूटर में थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होंगे तो इसका आंसर है मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी चीज़ होती है जो टेलीफोन लाइन्स के माध्यम से जो है इंटरनेट प्रोवाइड करा देती है। और आप देखते भी होंगे कि एयरटेल का मॉडेम लगा है या रिलायंस का मॉडेम लगाया है। घरों में जो वाईफाई वगैरह चलते हैं वो मॉडेम के थ्रू चलते हैं ना।
तो वो सब कुछ एयरटेल क्या है, टेलीफोन कंपनी है, रिलायंस क्या है, टेलीफोन कंपनी है। तो ये टेलीफोन इंडस्ट्री से जुड़ के हमें वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेट प्रोवाइड करा देती है। ये होता है मॉडेम, इसका आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पूछा गया है कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, तो वो आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करके देता है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने के दिन, जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए किसी भी सीधी लाइन के बिना, वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? भाई सिंपल सवाल है, खोपड़ी नहीं लगानी। वाईफाई वो टेक्नोलॉजी है। वाईफाई में किसी भी तरह की लाइन के बिना, वाईफाई चलाते हो आप, आपका मोबाइल जब वाईफाई से चलता है तो क्या कोई भी लाइन आपके मोबाइल में घुसी होती है? बताओ, नहीं होती। यानी सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करा देती है हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे मोबाइल्स को, सभी चीज़ों को। उसको कहते हैं वाईफाई। इसका आंसर हो जाएगा वाईफाई। वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो पता है आपको क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे, जॉन ओ सुलीवान उनका नाम था। इन्होंने, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ये खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया के जॉन ओ सुलीवान ने। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, और वायरलेस का काम होता है, वाईफाई का काम होता है कि सीधी लाइन के बिना, वायरलेस है ना, तो लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट कराना। एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ये मैं सब कुछ लिखवा देता हूँ, आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक तरफ से यहाँ चैनल दिए हैं, कई सारे चैनल 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 चैनल, और आगे ये काम दिया है उसका कि किस चैनल का क्या काम है, मैच करना है। अब समझो साहब, सिंप्लेक्स जो चैनल है, जो सिंप्लेक्स चैनल होता है, ये केवल एक दिशा में सिग्नल भेजेगा, केवल एक दिशा में ही सिग्नल भेज सकता है, केवल एक दिशा में सिग्नल इसको भेज सकता है। कौन सा चैनल? सिंप्लेक्स चैनल। सिंगल, एकदम ओनली सिंगल डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसलिए सिंप्लेक्स कहते हैं। जो हाफ डुप्लेक्स चैनल है, ये होता है वॉकी टॉकी की तरह। वॉकी टॉकी जो आप देखते होगे, बड़े बड़े बॉडीगार्ड वगैरह लेके चलते हैं वॉकी टॉकी, तो ये वॉकी टॉकी की तरह ही काम करता है। पूरा जो सिग्नल है वॉकी टॉकी की तरह काम करता है, उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स चैनल। वॉकी टॉकी की तरह, ये हाफ डुप्लेक्स का मतलब ही है कि वॉकी टॉकी की तरह काम करने वाले जो सिग्नल्स होते हैं उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, अगला होता है फुल डुप्लेक्स। अभी था हाफ, ये है फुल। हाफ और फुल में क्या अंतर होता है? ये जो वॉकी टॉकी है, ये एक बार में एक दिशा में भेज पाएगा। वॉकी टॉकी क्या करता है? वॉकी टॉकी में एक दिक्कत ये है कि वो एक बार में एक दिशा में भेज पाएगा, एक बार में एक दिशा में ही सिग्नल इसके जाएंगे। ठीक है, वॉकी टॉकी में ये कमी ये होती है, यानी हाफ डुप्लेक्स जो चैनल है, कहाँ गया? ये गया। ये वॉकी टॉकी की तरह काम करता है, इसका मतलब है एक बार में एक दिशा में। और जो फुल डुप्लेक्स चैनल है, वो एक बार में दोनों दिशाओं में सिग्नल भेज सकता है। फुल डुप्लेक्स जो चैनल होता है वो दोनों दिशाओं में सिग्नल्स भेज सकता है, दोनों दिशाओं में। इंटरनेट में 4 दिशाएं नहीं होती, 2 ही दिशा होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चल रहा है, ये कंप्यूटर की दुनिया है। तो हमने अभी तक क्या समझा? सिंप्लेक्स चैनल है वो केवल एक दिशा में ही भेज पाएगा। ठीक है, और जो हाफ डुप्लेक्स है वो एक बार में एक दिशा में भेज सकता है, दूसरी बार में दूसरी दिशा में भेज सकता है। ये इन दोनों में अंतर है। और वॉकी टॉकी जो है वो हाफ डुप्लेक्स चैनल की तरह काम करता है। फुल डुप्लेक्स चैनल दोनों दिशाओं में सिग्नल भेज सकता है। अब आया पॉइंट टू पॉइंट चैनल। पॉइंट टू पॉइंट चैनल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये 2 डिवाइस रखे हैं, इन दोनों डिवाइसों के बीच में सिग्नल भेजा जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो 2 डिवाइसेस के बीच में अगर कनेक्शन बनाना है तो पॉइंट टू पॉइंट चैनल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 उपकरणों के बीच में, 2 उपकरणों के बीच में सिग्नल, 2 उपकरणों के बीच में सिग्नल। जैसे ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा, या फाइबर ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स क्या हो, यही तो करता है कि ये आपका नेट है, ये कंप्यूटर है, यहाँ से आपको दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करा देता, मतलब नेटवर्क जोड़ देता है। अब अगला है मल्टी पॉइंट चैनल। मल्टी पॉइंट क्या करेगा? कई सारे डिवाइसेस होंगे, सभी को आपस में कनेक्ट कर देगा। पॉइंट टू पॉइंट में 2 उपकरणों के बीच में है,
ये जो पॉइंट टू पॉइंट चैनल है वो दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन दे रहा है, लेकिन जो मल्टी पॉइंट है वो मल्टी का मतलब ही होता है कई सारे, तो कई सारे डिवाइसेस के बीच में, कई उपकरणों के बीच में ये सिग्नल भेज सकता है, कई उपकरणों के मध्य ये सिग्नल भेज सकता है। सारी चीज़ें समझ में आ गई। यही इसकी मैचिंग थी, सिंपल मैचिंग है। एक एक चीज़ हमने यहाँ बाद में लिख भी दी है कि सिंप्लेक्स क्या करता है, केवल एक दिशा में, हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी की तरह, फुल डुप्लेक्स दोनों दिशाओं में। हम लिख इसलिए देते हैं सारी चीज़ें ताकि जब आप पीडीएफ इसके पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें याद भी रहें, आपको रिवाइज भी हो जाए। तो पूरा फिर से देखो, सिंप्लेक्स क्या कर रहा था, केवल एक दिशा में। हाफ डुप्लेक्स क्या कर रहा है, वॉकी टॉकी की तरह एक बार में एक दिशा में। फुल डुप्लेक्स दोनों दिशाओं में। पॉइंट टू पॉइंट, भाई दो पॉइंट है, दोनों पॉइंटों के बीच में सिग्नल भेज दिए। और जो मल्टी पॉइंट्स हैं वो कई सारे पॉइंटों के बीच में, यानी कई सारे डिवाइसेस के बीच में सिग्नल भेज सकता है। ये आपने पूरे सारे तरह के चैनल्स भी समझ लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है। अब आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे आपकी कोई तार है, जैसे मान लो कोई नेटवर्क जोड़ने के लिए कि ये तार है, तो इस तार में बीच बीच में आपको कुछ छोटे छोटे कनेक्टर लगाने पड़ते हैं जिससे ये तार जुड़ा रहे, क्योंकि बहुत लंबा तार तो होगा नहीं। मान लो एक तार ये था, जैसे और अच्छे से अगर आपको मैं समझाऊं तो ये मान लो एक तार ये हो गया 5 मीटर का, अब दूसरा तार ये हो गया 5 मीटर का। 100 मीटर का कोई तार नहीं है, मान लो छोटे छोटे तारों से ही तो पूरे शहर में लाइन बिछेगी। तो जब तारों को आपस में जोड़ना है तो ये कुछ बीच में कनेक्टर्स लगाने पड़ते हैं, इनको कहते हैं पैकेट। क्या कहते हैं, पैकेट्स। तो जो तार को जोड़ रहा है वो है पैकेट। यानी कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है, इसको कहते हैं पैकेट। तो आंसर हो जाएगा इसका पैकेट। ईथरनेट क्या था, ईथरनेट वही लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी है। तो पूरे जो नेटवर्क को जोड़ा जा रहा है वो जोड़ा जा रहा है पैकेट्स के माध्यम से, तो आंसर हो जाएगा पैकेट। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डीएनएस पूछा गया है कि डीएनएस का मतलब क्या है। फुल फॉर्म पूछी है सिंपल डीएनएस की, तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो कहाँ गया डोमेन नेम सिस्टम, ये गया डोमेन नेम सिस्टम, ये इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सवाल ये है कि ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें से कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है। देखो कितना कठिन सा लगता है ना, मतलब इसकी भाषाएं बहुत कठिन है। अरे ये पूछा गया है भाई कि कंप्यूटर के माध्यम से जो लड़का और लड़की दो लोग हैं आपस में, जो आपस में वास्तविक समय संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं दो लोग, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चैटिंग। चिटियाते हो, कैसी हो, खाना खा लिया मेरे बाबू ने कि नहीं खा लिया, तो उसको कहते हैं चिटियाना, यानी चैटिंग। चैट कर रहे हैं भाई दो उपयोगकर्ता, मतलब दो यूजर्स के बीच में जो संचार हो रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर मतलब मोबाइल, यानी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, किसी के माध्यम से जो कम्युनिकेशन यानी लिबिल हो रही है उसको कहते हैं चैटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा चिटियाना, यानी चैट करना। ओके साहब, ये सब कुछ सिंपल चीज़ें हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बस कठिन है, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है। अगला सवाल देखो, ये आ गया ओएसआई मॉडल। अभी मैंने बताया था ना कि ओएसआई मॉडल आएगा, तो आ गया ओएसआई मॉडल के लेयर का सही क्रम पूछा है ऊपर से नीचे, यानी टॉप टू बॉटम हमें ओएसआई लेयर्स के बारे में बताना है। तो अब मैं आपको पहले ओएसआई लेयर के बारे में, ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म बता दूं। ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन तो फुल फॉर्म हो गई, ओएसआई मतलब है क्या चीज़। तो एक तरह का ये मॉडल है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसका काम होता है कई सारे सिस्टम्स के बीच में नेटवर्क प्रोवाइड कराना। ये सारी चीज़ें नेटवर्क और कम्युनिकेशन से ही जुड़ी हुई हैं। अभी ओएसआई मॉडल से जुड़े हुए लेयर आई थी, मैंने आपको पिछले अभी इसी वीडियो में जो दूसरा सवाल था वो यही तो था कि ओएसआई मॉडल की लेयर के लिए। तो इसमें कई तरह की लेयर होती हैं और इसमें भी सवाल में पूछा गया है कि लेयर का सही क्रम बताइए। तो मैं सारी जो है लेयर एकदम बता दे रहा हूँ। पहले ओएसआई मॉडल में कई तरह की लेयर हैं। तो जो पहली, जैसे ये आपकी ओएसआई मॉडल हो गया, इसमें कई तरह की लेयर होंगी। तो ये जो पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। कौन सी होती है,
फिजिकल लेयर। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। तीसरी जो लेयर होती है वो होती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथी जो लेयर होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी जो लेयर होती है वो होती है साहब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। छठवीं जो लेयर होती है वो सॉरी, पांचवी ये नहीं, पांचवी प्रेजेंटेशन नहीं है, गलती हुई। पांचवी होती है सेशन, सेशन लेयर, सेशन लेयर। छठवीं लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। और आखिरी होती है सातवीं, वो होती है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये 7 तरह की लेयर्स होती हैं जो OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में होती हैं। अब देखो लेयर्स की पहली लेयर कौन सी है? फिजिकली। पूछा क्या है? पूछा है सही क्रम, लेकिन ऊपर से नीचे पूछा है। अब आपको लग रहा होगा ऊपर ये है नीचे ये है, नहीं। अब जैसे वायुमंडल में जो पहली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, तो वो होती कहाँ है? वो तो नीचे होती है ना। तो पहली का मतलब होता है नीचे सबसे, तो इसका मतलब है ये सबसे निचली परत है और ये सबसे ऊपरी परत है। पूछा गया था ऊपर से नीचे, तो ऊपर कौन सी है? सबसे ये वाली। सबसे नीचे है ये वाली। तो इसीलिए कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। मैंने आपको ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखवाई है, क्योंकि नीचे सबसे जो होती है वो ही पहली परत मानी जाती है। अगर आपसे ये सवाल आ जाए कि OSI की पहली लेयर कौन सी है, तो पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर नहीं होती, पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है। फिर दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर है, तीसरी नेटवर्क है। इसी तरीके से फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, ये OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है साहब, अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ, इसकी खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए साहब। कंप्यूटर के सवाल बहुत कठिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। कमेंट बॉक्स में बताओ कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।